नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे आने वाले जो भी टेक्निकल एग्जाम रहेगा उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, और इनके साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी हर एक क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो केटीपी क्लासेस ऐप को, और ये आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस लगभग हमने क्या डिस्कस काफ़ी कर लिए थे। जैसे कि धारा की सीरीज इकाई मैंने आपको बता दी थी कौन सी होती है, बायोट होती है। उसके बाद हमने अगला देखा था क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक वैल्यू किसकी होती है, ईएमएफ की होती है। यहां तक हमने क्या है डिस्कशन कर लिया था डिटेल से। अगला हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई आपको पूछ रखी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई आप सभी को पता होनी चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से लिखते हैं। और ओमेगा का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, 2 पाई एफ हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। यहां पर आपको अगर फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला पूछ रहे तो वो क्या होगा, हमारे पास 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास टाइम पीरियड दे रखा है तो। ठीक है, तो यहां पर आपको डायरेक्ट पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई बतानी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई हमारे पास क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है, एक आपके पास वर्ड होता है कौन सा, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, सॉलिड एंगल की बात करें तो उसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन एक इकाई होती है हमारे पास सॉलिड एंगल की। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। तो ये हमने इसका डिस्कशन कर लिया 21 नंबर का, कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होगी, रेडियन पर सेकंड हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इकाई मानते हैं। तो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूं और थोड़ा सा जूम, अब आपको एकदम ठीक दिखाई देगा। ओके है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर हमने डिस्कस कर लिया। दो प्रतिरोध 50 ओम और 100 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, और इनको बी 200 वोल्ट की मेन सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। तो 50 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज कितनी होगी, जल्दी इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी आप इसका आंसर रिप्लाई करें, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आपको मैं लगभग क्या है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 15 में से अगर किसी के भी 12 या फिर 11 नंबर भी आ गए ना, तो उनका मान लीजिए आप उनकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर रिप्लाई करें, मैं वेट कर रहा हूं। यस, तो चलिए फिर मैं आपको इसका डिस्कशन यानी कि कंप्लीट देखते हैं क्या रहेगा। 50 ओम और 100 ओम के दो प्रतिरोध हमारे पास है, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध हमारे पास ये है 50 ओम का, और ये हमारे पास कितना है, 100 ओम का प्रतिरोध है। इन दोनों को हमने कितनी वोल्ट से जोड़ रखा है, 200 वोल्ट से हमने जोड़ा हुआ है इन दोनों को। आपको पूछा गया है कि आप ये बताइए V1 यानी कि 50 ओम के अंदर वोल्टेज कितनी होगी। अगर आप V1 निकाल देते हो तो V2 तो अपने आप ही निकल जाएगी। दो तरीके हैं निकालने के, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि V1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, टोटल वोल्टेज गुणा में कौन से में निकालनी है, 50 ओम में, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 बटा में हमारे पास क्या रहेगा, दोनों का जोड़, यानी कि 50 और 100 कितने हो गए, 150। ठीक है, यहां पर हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज है 200, और ये हमारे पास 50 है, बटा में क्या रहेगा, 150 रहेगा। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 5 3 हमारे पास ये रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 66.6 वोल्ट। हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमारे पास V1 की वैल्यू मिल चुकी है। और आपको पूछ लिया जाए कि V2 की भी वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 200 में से ये वैल्यू घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास 200 माइनस 66.6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 133.4 वोल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास V2 है। आपको क्या पूछा गया है, 50 ओम के अंदर, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 66.6। ठीक है, अब एक मैं आपको एक अलग सा तरीका बताता हूं इसका, वो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या नहीं, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, यहाँ पर देखिए एक और तरीका हम देखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, 50 ओम और 100 ओम के दो प्रतिरोध है। ठीक है ना, ये 100 ओम का है, थोड़ा सा सही लिखा देते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों को दे रखी है 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना। अब आपको टोटल प्रतिरोध देखना है पहले, तो कितना होगा टोटल प्रतिरोध, आप बताइए इसका कितना होगा टोटल प्रतिरोध। बच्चा बता सकता है इसका कितना होगा। 50 और 100 कितने हो गए हमारे पास, 150 ओम हो गया टोटल प्रतिरोध, यानी कि आरटी वैल्यू कितनी होगी 150 ओम। वी की वोल्टेज वी हमारे पास कितना है 200 है। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट की वैल्यू क्या होती है, वी बटा में आर होगा, यानी 200 बटा में क्या रहेगा 150 रहेगा। इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 5 चौके 20 हो गया और 5 तिये 15। ये हमने करंट की वैल्यू निकाल दी है। अब करंट की वैल्यू हमारे पास है ही, आप 50 ओम के अंदर वोल्टेज निकाल सकते हो। कैसे, V बराबर आई आर का फॉर्मूला आप लगाइए, और ये हमारे पास R किसके अंदर है 50 ओम के अंदर। I करंट आप सभी को पता है, सीरीज के अंदर सर्किट है तो करंट सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा 4/3 गुणा में 50। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 66.66 वोल्ट जो हमारे पास है मिल जाएगी। डिटेल से मैंने आपको 22 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है पूछ सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम लागू करने के लिए काफी आपको शर्तें लागू पता होनी चाहिए भी, कौन कौन सी कंडीशन आपको ओम के नियम को लागू करने के लिए होती है। एक तो बच्चा जानता है कि टेम्परेचर इसके अंदर क्या होने चाहिए, टेम्परेचर इसके अंदर क्या है कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर के साथ दाब भी आप याद रखना, दाब भी आपके पास स्थिर होना चाहिए। वहां पर ओम का नियम लागू होता है, अगर जहां पर ये कंडीशन लागू हो रही है वहीं पर। अब कुछ हमारे पास यहां पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। डायोड के अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता क्या, ट्रांजिस्टर के अंदर, थर्मिस्टर के अंदर। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, यानी कि जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक जो भी युक्ति है, उनके अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर तापमान और दाब नियत नहीं रहते, इसलिए वहां पर हम ओम का नियम लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास डायोड में भी लागू नहीं होगा, ट्रांजिस्टर में भी लागू नहीं होगा, थर्मिस्टर में भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। निम्नलिखित में से मेष नियम कौन सा है। मेष नियम आपको बताना है कौन सा नियम है, केवीएल है, केसीएल है, ओम्स लॉ है या फिर लेंज लॉ है, ये आपको बताना है मेष नियम के बारे में। तो एक बार मैं वेट कर रहा हूं, रिप्लाई करें इसका आंसर क्या होगा। यस, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, एक हमारे पास होता है किरचॉफ्स का जो नियम है, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है केवीएल, एक कौन सा होता है केसीएल होता है, ठीक है। दो किरचॉफ्स के नियम होते हैं। तो केवीएल जो हमारे पास नियम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मेष नियम भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको लूप नियम भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। केसीएल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं नोड नियम, ठीक है। नोड नियम इसको बोलते हैं, या फिर इसको हम जंक्शन नियम भी बोलते हैं, बट आपको नोड नियम ज्यादा ध्यान रखना है। तो अब यहां पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से मेष नियम कौन सा है, तो ये हमारे पास होगा कौन सा, केवीएल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। और केवीएल और केसीएल की बात करें, ये दोनों जो नियम है वो किरचॉफ्स ने दिए थे, ठीक है ना। और यहां पर एक और क्वेश्चन काफी अच्छा उठता है कि केवीएल और केसीएल कौन से नियम को जो मॉडिफाई कर कर बनाए गए हैं। आपको यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, केवीएल और केसीएल कौन से नियम को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है, तो रिप्लाई करें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और यही आपके पास ऑप्शन होंगे चार, ठीक है ना, चारों ऑप्शन आपके पास यही होंगे। तो इसका आप रिप्लाई करें, क्या आंसर होगा, कौन से नियम को मॉडिफाई करके केसीएल और केवीएल बनाया गया है। रिप्लाई करें, चारों ऑप्शन आपके पास ये सेम रहेंगे। यस, तो आपको पता होना चाहिए जो ओम्स का नियम है, ओम्स लॉ है, वो हमारे पास क्या है, इस नियम को मॉडिफाई करके हमने क्या है केवीएल और केसीएल का नियम बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसका आप आंसर रिप्लाई करें, इतने में वेट कर रहा हूं। यस जल्दी। यस, विद्युत फ्लक्स की आपको इकाई बतानी है, क्या इकाई होती है? वेरी गुड। तो चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चे यहाँ पर फ्लक्स नाम देखते ही क्या किया होगा, वेबर आंसर किया होगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ मैंने, विद्युत लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विद्युत फ्लक्स की इकाई आपको पूछ ले तो विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये भी नहीं पता होगा काफी बच्चों को। तो विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम जाई से लिखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जाई, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, जाई बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स की आपको इकाई पूछ रहे तो विद्युत फ्लक्स की इकाई हमारे पास क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की इकाई होती है कूलाम। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत फ्लक्स की इकाई होती है कूलाम और लिखते हैं इसको किससे, जाई से। तो यहां पर हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, कूलाम होगा। लेकिन जो ऑप्शन ए दे रखा है वेबर, इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपको पूछे तो ये इकाई होती है वेबर। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको बताना होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन रिप्लाई करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। TIG का विस्तृत रूप आपको बताना है, यानी कि टिग का विस्तृत रूप बताना है। काफी बच्चों को पता भी होगा और काफी बच्चों को क्या है, ये नाम भी नहीं सुना होगा काफी बच्चों ने। तो यस, TIG का विस्तृत रूप लिखें, क्या होगा आंसर रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लाइव देख रहे हैं या फिर जो भी बाद में ऑफलाइन क्लास को देख रहे हैं, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में काफी आप कंजूसी दिखा रहे हो, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं टिग की। टिग की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। टिग की फुल फॉर्म होती है टंगस्टन इनर्ट गैस, हम बोलते हैं टिग को, ठीक है ना। ये जो टिग जो वर्ड है, इसी के साथ में एक और हमारे पास होता है मिग नाम भी होता है, ठीक है। टिग के साथ में क्या होता है, मिग भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस बोलते हैं। ये दोनों आप पूछोगे यूज कहां होते हैं जी, तो टिग और मिग दोनों यूज कहां होते हैं, दोनों यूज होते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर यूज होती है। दोनों विधि अलग अलग प्रकार की है। एक तो हमारे पास टिग विधि होती है वेल्डिंग के अंदर, एक हमारे पास क्या होती है, मिग विधि होती है। इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसमें मेटल हमारे पास इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। दोनों क्या होते हैं, वेल्डिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, टंगस्टन इनर्ट गैस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, यूपी के अंदर। तो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में केबल का क्या लाभ है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया है, निम्न लागत होगी, आसान मेंटेनेंस होती है, अधिक वोल्टेज परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहा है। लागत तो कम कैसे होगी, नहीं होगी, ये ऑप्शन भी कट हो रहा है। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, आसान मेंटेनेंस और भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, जो भी गलियां होती है, ठीक है ना, शहरों के अंदर या सिटी जो बड़ी बड़ी गांवों के अंदर जो गलियां होती हैं, गलियों में क्या होता है, जो भी जो लाइन आती है ट्रांसमिशन की, तो लाइन नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमारे पास होती है, जो पोल के ऊपर से आती है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो लाइन गलियों के अंदर अलग अलग भागों में, ठीक है। तो वो जो लाइन है वो क्या होती है, भीड़ भाड़ वाले जो भी हमारे पास क्या इलाके रहेंगे उसमें प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका क्या है, लाभ है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन का, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको करना होगा। अधिक वोल्टेज तो हम ऑप्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अधिक वोल्टेज के लिए यूज नहीं कर सकते। अधिक वोल्टेज के लिए ट्रांसमिशन हम यूज करते हैं। आसान मेंटेनेंस नहीं होती है, मेंटेनेंस भी काफी मुश्किल होती है। लागत तो क्यों कम होगी, लागत तो ज्यादा होती है इन सभी की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर आप रिप्लाई करिए। यस, वेट करता हूं मैं, इसका आंसर क्या होगा। काफी बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा क्या है विपरीत सोच रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रिप्लाई करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ये क्वेश्चन क्या रहता है।
28 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि निर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम है। ठीक है, 250 ओम हमें दिया हुआ है, 250 मेगा ओम होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, एक बार मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 250 मेगा ओम यानी कि 250 एम ओम। ठीक है, मेगा ओम होगा। प्रति किलोमीटर स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, प्रति किलोमीटर के लिए बोला गया है। तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के अंदर क्या कुछ सिस्टम होता है। 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, 1000 मीटर हम बोल सकते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि 1000 मीटर के जो हमारे पास जो लंबाई है, उस केबल का जो इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है, 250 ओम है। ठीक है, 250 मेगा ओम है। यहां पर आपको बोला जाए अगर 1 मीटर की बात करें, कितना निकालेंगे हम, 1 मीटर की निकाले 250 गुना में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कम वैल्यू है। अगर मान लीजिए पूछा कितना गया, 200 के लिए पूछा है, 200 यहां पर हम कर देंगे तो बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा 250 गुना में 1000। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा 250 गुना में 1000 बटा में कितने का पूछा है, 200 का पूछा है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 से 5 पर ये कैंसिल हो गया, 25 5 कितने हो गए, 125 हो गया, 1 जीरो और मेगा ओम के अंदर आंसर होगा, क्योंकि मेगा ओम में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1250 मेगा ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हम कर लेते हैं। यहां पर क्या पूछा गया, केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध आपको पूछा गया है, ना कि डायरेक्ट आपको कंडक्टर का इंसुलेशन प्रतिरोध पूछा है। आपको यहां पर कोई चालक का प्रतिरोध नहीं पूछा है। ठीक है ना, चालक का प्रतिरोध की बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, आर समानुपाती एल के होता है। लेकिन यहां पर इसने क्या पूछा है, इंसुलेशन का। तो इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन का प्रतिरोध क्या होता है, एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यही हमने क्या यूज कर लिया है। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। जो भी लाइव देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। यस, काफी नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पाइजोमीटर जिसे बोलते हैं, पाइजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए हम पाइजोमीटर का उपयोग करते हैं। यस, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, क्या इसका आंसर रहता है। पाइजोमीटर का जो प्रयोग किसके लिए मापते हैं हम करते हैं बहुत अधिक दाब मापने के लिए क्या है, पाइजोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जो पाइजोमीटर हमारे पास है, ये लिखते हैं PIE पाइजोमीटर। ठीक है, पाइजोमीटर की बात करते हैं। तो पाइजो जो मीटर है, इसकी बात करें, ये हमारे पास ये क्या होता है, एक प्रकार का ये ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर होगा, ट्रांसड्यूसर। अब काफी कम बच्चे पता होगा, उनको नहीं पता होगा भी ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर हमारे पास क्या होता है, एक एनर्जी की जो भी फॉर्म है उसको दूसरी एनर्जी की फॉर्म में बदल देना, वो क्या होता है हमारे पास, ट्रांसड्यूसर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म एनर्जी की है, एनर्जी की जो भी एक फॉर्म है उसको एनर्जी की दूसरी फॉर्म में बदल लेना। ठीक है ना, दूसरी फॉर्म में एनर्जी की में बदलना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमारे पास बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। अब जो पाइजोमीटर है वो क्या करता है, वो द्रव का, जो हमारे पास लिक्विड होता है, द्रव का दाब मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, अधिक दाब मापने के लिए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बार आप कमेंट सेक्शन में जितने भी आंसर आप रिप्लाई कर रहे हो उस आप चेक करना, लास्ट के अंदर एंड के अंदर बताना कितने आपको जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई आपको बतानी है, इनमें से विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। बहुत बढ़िया, यस, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, रिप्लाई करें यहाँ पर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें शायद ऑप्शन कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहे हैं, एक बार आप चेक कीजिए, देखते हैं आंसर कौन कौन दे रहा है इसका सही। यस, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसका, या फिर दो भी आंसर आपको लगे तो दोनों आंसर भी आपको करने हैं, तीन आंसर आपको लगे तीनों आंसर आपको रिप्लाई करने हैं। यस, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, रिप्लाई करें।
तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमारे पास विद्युत ऊर्जा की बात कर रखी। कल मैंने आपको बताया था विद्युत ऊर्जा को हम ई या फिर हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। और विद्युत ऊर्जा की बात करें ई या डब्ल्यू से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी गुणा में क्या रहेगा, टी रहेगा। ठीक है, एक तो इसकी इकाई क्या बन गई, पी की इकाई क्या होती है हमारे पास, वाट होती है। और टाइम की इकाई क्या लेते हैं, टाइम की इकाई सेकंड भी लेते हैं, ठीक है ना। तो वाट सेकंड यहां पर दे रखा है, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर हम पावर को आगे और एक्सप्लेन करें, पावर हमारे पास है, पावर को हम और बदलें, पावर को लिख देते हैं वी आई, और आगे हमारे पास टी यहां पर है, तो वोल्ट एम्पियर टाइम, ये भी हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वोल्ट एम्पियर टाइम। ठीक है, और वाट हावर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की ये भी इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये तीनों ऑप्शन इसके राइट होंगे, ना कि जूल नहीं होगा। ये शायद क्वेश्चन इस तरह से था, विद्युत ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, यहां पर नहीं होती है लिखना था, नहीं का रहेगा तो हमारे पास ऑप्शन इसका डी रहेगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आंसर रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या पजल करने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं इसको अच्छी तरह से, सही दिखाई दे जाए। यस, अब आप रिप्लाई करें इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन इसका रिप्लाई कर रहा है, आंसर करेगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइव, इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें, मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्या घुमाकर पूछा गया है, बट हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल से तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। 31 नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप सभी को क्या पूछा गया है, किसी शुद्ध कैपेसिटेंस दे रखा है, यानी कि धारिता की बात चल रखी है। कैपेसिटेंस पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस प्रकार लगाया गया है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स सी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, एक्स सी की वैल्यू है 10 ओम। फ्रीक्वेंसी यदि दोगुनी कर दी जाए तब रिएक्टेंस क्या होगा, आपको रिएक्टेंस निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एक्स सी बराबर एक बटा में 2 पाई एफ सी, हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इस बेस से बात करें हम यहां पर, तो आप देख सकते हो कि जो एक्स सी होगा वो किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है, वो हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास कैपेसिटेंस है उसकी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हमने क्या किया, एक तो वैल्यू हम इसकी मान लेते हैं, यानी कि एक्स सी वन हमारे पास क्या रहेगा, एफ सी वन हमने ये मान लिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमने मान ली एक्स सी टू, और ये हमने मान लिया एक बटा में एफ सी टू। ठीक है, अब इन दोनों को हमें बस डिवाइड करना है, यानी कि हम यहां पर डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो क्या बनेगा, एक्स सी वन बटा में क्या रहेगा, एक्स सी टू बराबर क्या रहेगा हमारे पास, ये वैल्यू अगर इसको पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कौन सा, एफ सी टू ऊपर चला जाएगा और एफ सी वन हमारे पास नीचे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को हमें पुट करना है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी दी हुई है कि यदि फ्रीक्वेंसी यदि दुगनी कर दी जाए, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ओके, जो एफ सी टू हमें जो निकालना है, यानी कि एफ सी टू हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 2fc1, ये हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यदि दोगुनी कर दी जाए तब रिएक्टेंस हो जाएगा। रिएक्टेंस क्या होगा, तो fc2 की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या रहेगा, xc1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, बटा में क्या रहेगा, xc2 बराबर क्या रहेगा, fc2 की वैल्यू कितनी होगी, fc2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2fc1 रहेगा, बटा में क्या रहेगा, बटा में हमारे पास रहेगा fc1। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे हमारे पास ये क्या बनेगा, 5 बनेगा, xc2 ये इस साइड आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास xc2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 5 ओम, हमें इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 ओम इसका राइट होगा। ठीक है ना, समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैंने अलग अलग, यानी कि 1 इसको मानेंगे तो यहाँ पर इसको भी 1 मानना पड़ेगा, 2 इसको मानेंगे तो 2 इसको मानना पड़ेगा, तो हमें ये रिएक्टेंस निकालना है।
तो x2 वाला, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनेगी, और ये बात पहले दे रखी है तो हमने वैल्यू ही पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, आंसर यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वोल्ट मीटर का प्रास बढ़ाने के लिए, यानी कि वोल्ट मीटर की हमें रेंज बढ़ानी है तो क्या प्रयोग करते हैं। यस, रिप्लाई करें इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है, वोल्ट मीटर की हमें क्या रेंज बढ़ानी है, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, ये कोई हमने लोड लगा रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई लोड है, और हमेशा आप सभी को पता है वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा हम जोड़ते हैं पैरेलल क्रम में। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। तो इस वोल्ट मीटर की हमें रेंज बढ़ानी है, तो रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में एक हमें प्रतिरोध जोड़ना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर एम बोलेंगे, यानी कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ये होगा। ठीक है, और आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है कि जो हमारे पास आर एम है इसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा हाई वैल्यू का हम यहां पर जोड़ते हैं, ना कि लो वैल्यू का। चलो मान लीजिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, लेकिन आपको एमीटर की बात दे दे तो आप क्या करोगे। तो एमीटर की बात हमारे पास, मान लीजिए यहां पर हमने एमीटर जोड़ रखा है, अब इस एमीटर की रेंज हमें बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, एक हम प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी कि शंट में जोड़ेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आर एस एच, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए लो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और जेई लेवल तक के एग्जाम के अंदर ये बातें बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफी सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल आराम से सोच समझ के सभी का आंसर आप रिप्लाई करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब किसी वेव फॉर्म में एसी और डीसी दोनों के गुण पाए जाएं तो उस वेव फॉर्म को क्या कहा जाता है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर रहेगा। जस्ट वेट। यस सॉरी, चलिए देखिए फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं क्या रहता है हमारे पास। आंसर इसका रहेगा कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई वेव फॉर्म है, ये कौन सी वेव फॉर्म है, ये है हमारे पास एसी वेव फॉर्म। आप सभी को पता है ये हमारे पास होती है एसी वेव फॉर्म। अगर डीसी वेव फॉर्म की बात करें, हमारे पास कौन सी वेव फॉर्म होती है, ये होती है डीसी वेव फॉर्म। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हमारे पास, जैसे कि कोई छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो एसी पर काम नहीं करते, उनको हमें डीसी पर काम करवाना होता है। तो इस एसी को डीसी में बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए क्या है, रेक्टिफायर के अंदर छोटे छोटे इक्विपमेंट लगाते हैं, जिसके अंदर हमें आउटपुट में क्या मिलती है, आउटपुट में डीसी मिलती है। लेकिन आउटपुट में डीसी हमें प्योर डीसी नहीं मिलेगी, कुछ इस तरह से डीसी मिलेगी। तो इसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट मौजूद है। तो ये जो हमारे पास वेवफॉर्म क्या बनी, इसके अंदर डीसी भी मौजूद है और प्लस में इसमें एसी भी मौजूद है। तो इस वेवफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, ना कि पल्सेटिंग एसी। इसको हम क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बिल्कुल सिंपल से तरीके से और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन है, रिप्लाई करें इसका आंसर क्या रहेगा। एक सरल कैपेसिटर यानी कि सिंपल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा अलग रहती है, किसके द्वारा अलग रहेगी। यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें, किसके द्वारा अलग होगी। जैसे हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेटें होती है, तो इन प्लेटों के बीच में जो हमारे पास ये मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा, ये आपको रिप्लाई करना है। तो रजिस्टर नहीं होता, इंडक्टर नहीं होता, कैपेसिटर नहीं होता, क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, उसको हम यहाँ पर भरते हैं। और कैपेसिटर की बात करें, फॉर्मूला क्या बनता है कैपेसिटर का, CV बराबर क्या रहेगा Q, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है आपको। और एक फॉर्मूला और बनता है कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नोट A बटा में क्या रहेगा, D रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन की बात करें, क्या रहता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू कितनी होती है, 8.854 गुणा में 10 की पावर -12,
और क्या रहेगा, फैराड बट्टा मीटर में क्या ये वैल्यू रहेगी, और इसकी वैल्यू की बात करें 1 होती है और इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, नो यूनिट इसकी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको आप डिटेल से बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। यस, 4 एक जैसे प्रतिरोध जोड़ रखे हमने पहले समानांतर क्रम में, फिर हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो पहले संयोजन और परिणामी जो संयोजन रहेगा प्रतिरोध का, यानी दूसरा जो हमारे पास जो संयोजन रहेगा परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा, ये आपको बताना है, कितना गुना या ज्यादा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से पढ़िए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप रिप्लाई करें, क्या रहेगा। यस, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम क्या रहेगा। हमारे पास क्या दे रखा है, 4 प्रतिरोध, इनकी वैल्यू सेम है, एक जैसे है, यानी कि आर आर है, 4 दे रखे हैं। तो आप सभी को पता है, मान लीजिए कितने ही प्रतिरोध हो और अगर वैल्यू सेम हो, मान लीजिए सबसे पहले मैं मानता हूं 2 प्रतिरोध है, इनकी वैल्यू सेम है आर आर, और ये जोड़ रखे हैं किसमें, पैरेलल क्रम में। तो हम क्या करेंगे, आर बटा 2 लिखेंगे। कितने प्रतिरोध है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 3 करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर बटा 3 कर देंगे। अगर हमारे पास 4 प्रतिरोध होंगे और इन चारों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहती है, तो हम क्या करेंगे, आर बटा 4 कर देंगे। तो हमने क्या किया है, 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, सेम वैल्यू है, तो इनका आर पी यानी कि पैरेलल वाले की वैल्यू कितनी होगी, टोटल आर बटा में 4 हमारे पास टोटल वैल्यू मिल चुकी है पैरेलल वाले की। सीरीज में निकालेंगे, सीरीज में आप सभी को पता ही है 1 2 3 और 4 ये हमने जोड़ दिए सीरीज के अंदर, और वैल्यू भी इनकी क्या है, वैल्यू सभी की सेम है, तो आर एस लिख देते हैं, यानी कि सीरीज की वैल्यू क्या रहेगी, 4R रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों का हमें रेशो देखना है, यानी कि आर पी बटा में आर एस यानी कितना होगा, तो ये वैल्यू ही पुट करनी है, आर बटा में 4 बटा में क्या रहेगा, 4R। अब इसे पलटेंगे, बटा में हम 1 लिख देते हैं, पलटने के लिए क्या रहेगा, आर बटा में 4 गुना में 1 बटा में 4R, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, 1 बटा में 16, यानी कि हमारे पास जो रहेगा 1 बटा में 16 गुना होगी वैल्यू, ठीक है। जो परिणामी प्रतिरोध से कितना होगा, 1 बटा में 16 ओम हमारे पास रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 बटा 16 हमारे पास टाइम्स, ठीक है। तो आज हमने लगभग क्या है 15 क्वेश्चन डिटेल से हमने डिस्कशन किए हैं, आप सभी को अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। और कोई भी आपको डाउट नहीं बचा होगा, कोई किसी को भी कोई डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में भी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर आपको क्या है, सब कुछ आपको दिखाई दे रही डिटेल, और इस आप नंबर पे भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस पे आप, ठीक है। और ये हमारे टारगेट रहेगा कितना, 1000 क्वेश्चंस का। इनके साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा बातें जो बता रहा हूँ वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।